नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। दोस्तों, इस समय बाजार में जो घबराहट दिख रही है उसकी जड़ सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से जुड़ी है। पिछला सेशन करीब 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ था और बीच में 575 पॉइंट तक गिरावट देखने को मिली थी, जिससे साफ है कि ट्रेंड कमजोर है और निवेशक किसी भी नकारात्मक खबर पर तेजी से बेचने को तैयार बैठे हैं। होली की वजह से भारतीय बाजार बंद जरूर रहा, लेकिन ग्लोबल संकेत साफ बता रहे हैं कि अगला सेशन हल्का नहीं रहने वाला। तनाव की गंभीरता तब और बढ़ गई जब यूएस के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ये लड़ाई 4 से 5 हफ्ते या उससे ज्यादा खिंच सकती है और जरूरत पड़ी तो ग्राउंड ट्रूप्स भी तैनात किए जा सकते हैं। बाजार ऐसे बयानों को लंबी अनिश्चितता के रूप में देखता है, क्योंकि जब युद्ध लंबा खिंचता है तो कंपनियों की कमाई, सप्लाई चेन और लागत का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 3 की चर्चा भी इसी वजह से तेज हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने उन इलाकों को निशाना बनाया है जहां अमेरिका और नेटो देशों के बेस मौजूद हैं, जैसे साइप्रस में ब्रिटिश बेस और अबू धाबी में फ्रेंच नेवल बेस। हालांकि नेटो ने आधिकारिक तौर पर सीधे युद्ध में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन अगर रशिया और चीन जैसे बड़े देश खुलकर कूदते हैं तभी स्थिति वैश्विक युद्ध का रूप ले सकती है। ग्लोबल मार्केट्स की हालत इस समय साफ तौर पर रिस्क ऑफ मूड दिखा रही है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के फ्यूचर्स करीब 1.5 से 1.7% यानी लगभग 700 से 750 पॉइंट नीचे दिखे, जबकि नास्डैक कॉम्पोजिट फ्यूचर्स करीब 2% दबाव में रहे। जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे यूरोपीय बाजारों में 2 से 3% तक गिरावट रही, जिससे साफ है कि ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि ग्लोबल चिंता का विषय है। एशियाई बाजारों में भी तेज बिकवाली दिखी। जापान, चीन, हांगकांग और ताइवान के इंडेक्स 2 से 3% टूटे, जबकि साउथ कोरिया के कुछ प्रमुख इंडेक्स 7 से 8% तक गिर गए। यानी एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भी निवेशक जोखिम कम करने की रणनीति अपना रहे हैं। अब भारतीय बाजार के संकेत देखें तो गिफ्ट निफ्टी में 450 से 600 पॉइंट तक का दबाव दिखा, जो ये संकेत देता है कि अगर रात में कोई सकारात्मक खबर नहीं आती तो निफ्टी 50 में गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। हालांकि हमने पहले भी देखा है कि जैसे ही सीजफायर या बातचीत की हल्की उम्मीद बनती है, बाजार में तेज शॉर्ट कवरिंग के जरिए अचानक उछाल भी आ सकता है। यानी दिशा पूरी तरह खबरों पर निर्भर है। सबसे बड़ी आर्थिक चिंता कच्चे तेल को लेकर है। क्रूड ऑयल $80 प्रति बैरल के ऊपर निकल गया है और 6 से 7% की तेजी दिखी है। इसके पीछे सबसे अहम वजह ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की चेतावनी है। दुनिया के करीब 20% तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है और भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग 5वां हिस्सा इसी मार्ग से मंगाता है। अगर ये रूट लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो तेल और महंगा हो सकता है, जिससे भारत में महंगाई, रुपया और शेयर बाजार तीनों पर दबाव बढ़ेगा। भारत की स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि हम बड़े तेल आयातक हैं। अगर क्रूड ऊंचा बना रहता है तो रुपया कमजोर हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और एफआईआई बिकवाली तेज कर सकते हैं। पहले से ही एफआईआई की बिकवाली और डॉलर रुपया का दबाव बाजार को कमजोर बनाए हुए है। ऐसे में जियोपॉलिटिकल रिस्क अतिरिक्त बोझ बन सकता है। दिलचस्प बात यह रही कि इस बार सेफ हेवन एसेट्स में भी सामान्य पैटर्न नहीं दिखा। आमतौर पर तनाव में गोल्ड और सिल्वर चढ़ते हैं, लेकिन इस बार गोल्ड फ्यूचर्स 2 से 3% तक फिसले और सिल्वर में एक समय 10 से 12% तक की तेज गिरावट दिखी। ये बताता है कि बाजार में बेहद ज्यादा वॉलेटिलिटी है और ट्रेडर्स तेजी से पोजीशन बदल रहे हैं। इजरायल के बाजार में उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखी, क्योंकि वहां ऐसे भू राजनीतिक तनाव नया नहीं है और निवेशक पहले से इस जोखिम को कीमतों में शामिल रखते हैं। लेकिन बाकी दुनिया के लिए ये अचानक बढ़ा हुआ तनाव है, इसलिए यूरोप और एशिया के बाजारों में ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया दिख रही है। कुल मिलाकर तस्वीर यही कहती है कि जब तक युद्ध को लेकर कोई ठोस सकारात्मक खबर जैसे युद्ध विराम या बातचीत की शुरुआत सामने नहीं आती, तब तक बाजार में उतार चढ़ाव और दबाव बना रह सकता है। 2 से 5% की गिरावट अब असामान्य नहीं मानी जाएगी और अगर बड़े देश सीधे तौर पर शामिल होते हैं तो गिरावट और गहरी भी हो सकती है। ऐसे समय में घबराहट में फैसले लेने के बजाय खबरों पर नजर रखते हुए संतुलित और सोच समझकर रणनीति अपनाना ही समझदारी होगी। आज हम उन शेयरों की बात कर रहे हैं जो 4 मार्च के ट्रेडिंग सेशन में खास फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से क्रूड ऑयल $80 के ऊपर चला गया है और दूसरी तरफ कई कंपनियों से जुड़ी अहम कॉरपोरेट खबरें आई हैं। ऐसे माहौल में हर स्टॉक को अलग नज़र से समझना ज़रूरी है।
ओएनजीसी पर नज़र इसलिए रहेगी क्योंकि कच्चे तेल की कीमत बढ़ना आमतौर पर इसके लिए फ़ायदेमंद होता है। ये कंपनी तेल निकालती है, इसलिए ऊंचा क्रूड मतलब बेहतर रियलाइजेशन और कमाई में सुधार की संभावना। हालांकि बाजार ने अभी तक बहुत तेज़ रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि निवेशक युद्ध के बड़े जोखिम को भी ध्यान में रख रहे हैं। HPCL उन कंपनियों में है जिन पर महंगे क्रूड का उल्टा असर पड़ता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी होने के कारण इसे महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ता है और अगर रिटेल कीमतें तुरंत नहीं बढ़ती तो मार्जिन दबाव में आ जाते हैं। इसलिए जब भी क्रूड तेजी से चढ़ता है इस तरह के शेयरों में कमजोरी दिख सकती है। पेट्रोनेट, LNG, IGL, MGL और गुजरात गैस पर असर इसलिए दिख रहा है क्योंकि यूरोप में नेचुरल गैस फ्यूचर्स में तेज उछाल आया है। खबर है कि कतर में एक बड़े LNG सप्लायर ने सप्लाई रोकी है, जिससे गैस की कीमतें चढ़ी हैं। अगर गैस महंगी रहती है तो इन कंपनियों की लागत और मार्जिन पर असर पड़ सकता है, इसलिए निवेशक सतर्क हैं। लार्सन एंड टूब्रो, AIA इंजीनियरिंग, VA टेक, वाबैग और KEC इंटरनेशनल जैसे शेयर इसलिए फोकस में हैं क्योंकि इनका मिडिल ईस्ट में अच्छा खासा कारोबार है। अगर वहां प्रोजेक्ट धीमे पड़ते हैं या भुगतान में देरी होती है तो ऑर्डर बुक और कैश फ्लो प्रभावित हो सकते हैं। इसी चिंता में इन शेयरों में 6% तक गिरावट देखी गई। टूरिज्म से जुड़े शेयर जैसे इंडिगो और सफारी इंडस्ट्रीज पर भी दबाव रहा। युद्ध और तनाव का सीधा असर यात्रा और टूरिज्म पर पड़ता है क्योंकि लोग ट्रैवल प्लान टाल देते हैं। अगर हालात लंबे समय तक खराब रहते हैं तो एयरलाइंस और होटल सेक्टर की बुकिंग पर असर पड़ सकता है। टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल कारोबार और महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर खबर आई थी कि इंडोनेशिया ने कमर्शियल व्हीकल के एक्सपोर्ट ऑर्डर रोक दिए हैं। टाटा मोटर्स ने साफ किया कि मौजूदा ऑर्डर पर इसका असर नहीं है, जबकि M&M ने कहा कि उन्हें एडवांस पेमेंट मिल चुका है। फिलहाल अनिश्चितता जरूर है, लेकिन दोनों कंपनियों ने घबराने जैसी स्थिति से इनकार किया है। अडानी पोर्ट से सकारात्मक आंकड़े आए हैं। फरवरी में कुल कार्गो हैंडलिंग 16 बढ़कर 42.5 MMT रही और वित्त वर्ष 26 में अब तक 454.76 MMT कार्गो हैंडल किया गया है, जो पिछले साल से 11% ज्यादा है। कंटेनर सेगमेंट में 20% की ग्रोथ दिखना बताता है कि लॉजिस्टिक्स बिजनेस मजबूत बना हुआ है। सिप्ला ने केम्बेल बायोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड के साथ 60-40 जॉइंट वेंचर बनाया है, जो बायोलॉजिक दवाओं के निर्माण और लाइसेंसिंग पर काम करेगा। केम्बेल की बेंगलुरु यूनिट US FDA से प्रमाणित है और उन्नत सुविधाएं रखती है। ये कदम सिप्ला को हाई वैल्यू बायोलॉजिक सेगमेंट में मजबूत बना सकता है। नैटको फार्मा ने अमेरिका में पोमलिडोमाइड कैप्सूल लॉन्च किए हैं, जो मल्टीपल माइलोमा के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। सितंबर 2025 तक के 12 महीनों में इस दवा की अमेरिका में अनुमानित बिक्री $3.2 बिलियन रही है। अगर कंपनी इस मार्केट में अच्छी हिस्सेदारी बना पाती है तो कमाई में मजबूत उछाल आ सकता है। अफले 3i में को-फाउंडर अनुज कुमार ने 16 अप्रैल 2026 से अपने सभी एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की है। हालांकि वे कंपनी के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयर होल्डर बने रहेंगे। ऐसे बदलाव शॉर्ट टर्म में भावनात्मक असर डाल सकते हैं, इसलिए स्टॉक पर नजर रहेगी। इन्फोएज की फरवरी जॉब स्पीक रिपोर्ट में IT हायरिंग में 6% की बढ़त दिखी है, जबकि इंश्योरेंस सेक्टर में 28% और BPO SITS में 22% की ग्रोथ दर्ज हुई है। इसका मतलब है कि जॉब मार्केट में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, जो IT और सर्विस सेक्टर के लिए पॉजिटिव माना जा सकता है। ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज में 26 फरवरी से शुरू हुई इनकम टैक्स की सर्च और सीजर कार्रवाई 2 मार्च को खत्म हो गई है। कंपनी ने कहा है कि उसने पूरी तरह सहयोग किया है। ऐसे मामलों में शॉर्ट टर्म में अनिश्चितता रहती है, जब तक कि कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने न आए। HDF फाइनेंशियल में चीफ बिजनेस ऑफिसर कार्तिक श्रीनिवासन ने 31 मार्च 2026 से इस्तीफा देने की घोषणा की है। टॉप मैनेजमेंट में बदलाव कभी कभी निवेशकों को असहज करते हैं, इसलिए ये शेयर भी चर्चा में रह सकता है। मिडिल ईस्ट में US ईरान तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में घबराहट बढ़ी है। ऐसे में रशिया ने संकेत दिया है कि अगर गल्फ संकट के कारण सप्लाई बाधित होती है तो वो भारत को ऊर्जा आपूर्ति में मदद करने को तैयार है, जिससे भारत को वैकल्पिक सपोर्ट मिल सकता है। ईरान ने रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कमर्शियल गतिविधियों के लिए बंद कर दिया है, जबकि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इससे शिपिंग और ऑयल सप्लाई को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ गई है और क्रूड कीमतों में तेजी
तेजी का जोखिम बना हुआ है। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश के पास पर्याप्त भंडार है और शॉर्ट टर्म व्यवधान को संभालने की क्षमता है। भारत के पास करीब 25 दिन का कच्चा तेल और 25 दिन का पेट्रोल डीजल स्टॉक है, यानी कुल मिलाकर लगभग 8 हफ्तों का इन्वेंट्री बफर मौजूद है। भारत के कुल कच्चे तेल आयात का केवल लगभग 40% ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है, जबकि 60% अन्य स्रोतों से। साथ ही भारतीय कंपनियां मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत रूसी तेल आयात करती रहती हैं, जिससे सप्लाई में विविधता बनी हुई है और जोखिम कुछ हद तक कम होता है। सरकार ने 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है और रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को अतिरिक्त सुरक्षा कवच के रूप में रखा है। सरकार का फोकस साफ है: ईंधन की निर्बाध उपलब्धता, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और गल्फ क्षेत्र में रह रहे भारतीय नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देना। अगली खबर, वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है, जो रोजाना बैठक कर भारत के व्यापार, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और जरूरी आयात पर संभावित असर की समीक्षा कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार किसी भी तरह की सप्लाई चेन बाधा को पहले से पहचान कर समन्वित कार्रवाई करेगी। ये इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप फॉर सप्लाई चेन रेजिलियंस कई अहम मंत्रालयों को साथ लाकर बनाया गया है, जिनमें वित्तीय सेवा विभाग, विदेश मंत्रालय, पोर्ट्स एवं शिपिंग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कस्टम विभाग शामिल हैं। मकसद है कि अगर वेस्ट एशिया संकट से शिपमेंट, पोर्ट क्लियरेंस या क्रिटिकल इंपोर्ट पर असर पड़े तो तुरंत संयुक्त समाधान निकाला जा सके। सरकार ने व्यापार को सुचारू रखने के लिए कुछ तत्काल कदम भी उठाए हैं, जैसे एक्सपोर्ट से जुड़ी मंजूरियों में प्रक्रियात्मक लचीलापन, कस्टम और पोर्ट अथॉरिटीज के साथ बेहतर समन्वय और बैंकों व इंश्योरेंस संस्थानों के साथ मिलकर एक्सपोर्टर्स के हितों की सुरक्षा। इससे संकेत मिलता है कि सरकार केवल निगरानी ही नहीं बल्कि सक्रिय तैयारी की स्थिति में है। यूएस और इजराइल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ी है, जिससे भारतीय निर्यातकों ने व्यापार पर संभावित असर की चिंता जताई है। ऐसे में सरकार का ये कदम बाजार और निर्यात सेक्टर को ये भरोसा देने की कोशिश है कि व्यापारिक गतिविधियां बिना रुकावट जारी रखने के लिए सभी स्तर पर तैयारी की गई है। अगली खबर, भारत का व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट फिर से मजबूत रफ्तार पकड़ रहा है। Naukri.com के जॉब स्पीक इंडेक्स के मुताबिक फरवरी 2026 में इंडेक्स 3233 पर पहुंच गया, जो पिछले साल के 2890 से 12% अधिक है। महीने दर महीने भी 23% की तेज बढ़त दिखी, जो सामान्य ट्रेंड से कहीं ज्यादा है। अहम ट्रेंड आईटी सेक्टर की रिकवरी है। आईटी हायरिंग में सालाना 6% से ज्यादा की ग्रोथ रही और फ्रेशर्स की भर्ती 8% बढ़ी। खासतौर पर इंडिया आधारित मल्टीनेशनल आईटी कंपनियों ने 55% की जबरदस्त बढ़त दर्ज की, जिससे संकेत मिलता है कि नए वित्त वर्ष से पहले सेक्टर में भरोसा लौट रहा है। अहम ट्रेंड एआई और मशीन लर्निंग से जुड़ी है। एआई एमएल रोल्स की हायरिंग 40 से 49% तक बढ़ी, जबकि इंडियन एमएनसीज ने इन रोल्स में 82% की तेज वृद्धि दिखाई, जो विदेशी एमएनसीज की 43% ग्रोथ से काफी ज्यादा है। इससे साफ है कि घरेलू कंपनियां नई टेक्नोलॉजी में तेजी से निवेश बढ़ा रही हैं। ग्रोथ सिर्फ आईटी तक सीमित नहीं है। फ्रेशर्स की कुल भर्ती 17% बढ़ी और 20 लाख रुपए सालाना सैलरी वाले रोल्स में 23% की मांग बढ़ी। साथ ही इंश्योरेंस, बीपीओ, आईटीएस, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर भी 10% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, जिससे जॉब मार्केट की रिकवरी व्यापक और संतुलित नजर आती है। इस वीडियो का सारांश समझे तो मिडिल ईस्ट में यूएस ईरान तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जुड़ी अनिश्चितता ने ग्लोबल बाजारों में तेज गिरावट और डर का माहौल बना दिया है। क्रूड $80 के ऊपर चला गया है, जिससे भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश पर महंगाई, रुपए और शेयर बाजार तीनों पर दबाव बढ़ने का जोखिम है। हालांकि सरकार ने पर्याप्त भंडार होने की बात कही है। दूसरा, इस माहौल में ऑयल, गैस, इंफ्रा और टूरिज्म से जुड़े कई शेयर फोकस में हैं, जबकि अडानी पोर्ट्स, सिप्ला और नैटको फार्मा जैसी कंपनियां अपनी कॉर्पोरेट खबरों के कारण चर्चा में रहीं। यानी बाजार में सेक्टर के हिसाब से अलग अलग असर दिख रहा है और निवेशक खबरों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तीसरा, जॉब मार्केट से थोड़ी राहत की खबर आई है, क्योंकि Naukri.com की रिपोर्ट में आईटी और एआई हायरिंग में अच्छी बढ़त दिखी है, जिससे संकेत मिलता है कि सर्विस सेक्टर में रिकवरी शुरू हो रही है। कुल मिलाकर बाजार अभी पूरी तरह खबरों पर निर्भर है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।